हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 18 और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस को नोट करते जाना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अजीत डोभाल, राजीव कश्यप, जी अशोक कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी अशोक कुमार। ठीक है, ये देखिए इमेज में ये हैं जी अशोक कुमार, जिन्हें भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने देश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस पद की नियुक्ति की है। ठीक है, देश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस पद की नियुक्ति की गई है, यानी कि इस पद को बनाने का जो पर्पस है वो क्या है कि जो समुद्री क्षेत्र से लगने वाली भारत की सीमाएं हैं उन पर और ज्यादा सुरक्षा को बढ़ाया जाए। ठीक है, एनएमएससी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन काम करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंदर एनएमएससी आपका काम करेगा, यानी कि ये इसके अंडर में आएगा। और बच्चों, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है एनएमएससी, ये क्या है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, उसी का ये इंग्लिश में नेम है और शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे, एनएमएससी। और बच्चों, यहाँ पे बात आई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत सरकार के, उनका नाम क्या है, अजीत डोभाल, जो कि हमारा पहला ऑप्शन भी था। ठीक है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनका नाम क्या है, अजीत डोभाल। और बच्चों, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की बात हुई है, तो रक्षा मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री हैं उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। क्लियर है, उनका नाम क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। और बच्चों, आपको बता दूं कि जो एनएमएससी है इसका गठन किया गया है, उसका जो मेन पर्पस है वो किसको ध्यान में रखकर किया गया है कि जो 2008 में 26/11 वाला हमला हुआ था, यानी कि 26/11 वाला हमला 26 तारीख थी और महीना कौन सा था, 11वां, यानी कि नवंबर। तो 26 नवंबर को 2008 में मुंबई में अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें जो आतंकवादी हैं वो आपके समुद्री मार्ग से आए थे, यानी कि कराची से समुद्री रास्ते से आए थे। तो समुद्री मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएमएससी का गठन किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोप साउथ 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होगा? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश व अमेरिका, अमेरिका और चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश और अमेरिका। ठीक है, कोप साउथ 22 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कैसा है, हवाई संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी। देखिए, यह अभ्यास 20 से 25 फरवरी तक के लिए आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी जो अवधि है संयुक्त सैन्य अभ्यास की वो कितनी है, 20 तारीख से लेके 25 फरवरी तक के लिए इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। अब बच्चों, यहाँ पे दो देश आए थे, बांग्लादेश और अमेरिका, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि जो बांग्लादेश है आपका, ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी, तो बच्चों वो क्या हो जाएगी, ढाका। और इसकी जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी, टका। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका
आपको पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें स्थित ये देश है, और जो अमेरिका की राजधानी है वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और इसकी जो करेंसी है बच्चों वो क्या है, डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी कुछ ही टाइम पहले बनाए गए थे उनका नाम क्या है, जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन। और यदि आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, सॉरी प्रधानमंत्री है, उनका नाम क्या है, शेख हसीना, शेख हसीना। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, मुंबई, रोम या फिर वेनिस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम। भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र इटली के शहर रोम में आयोजित किया गया था। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, इटली देश की बात आई है तो इटली जो आपका देश है ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, रोम, जहां पर ये जो अभी आयोजित किया गया था 8वां सत्र भारत इटली विदेशी कार्यालय का। ठीक है, और यही रोम जो है ये आपकी इटली की राजधानी भी है। और बच्चों इटली की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, मारियो द्रिगेही। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इजराइल, जर्मनी, सऊदी अरब या फिर ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने वाला पहला देश बन गया है। देखिए बच्चों यहाँ पे इजराइल की बात आई है तो इजराइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इजराइल जो देश है ये आपका एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम, और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल। और इजराइल के यदि आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, नाफ्ताली बेनेट, और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, इसाक हर्जोग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको या फिर कनाडा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश में आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। अब बच्चों यहाँ पे कनाडा देश की बात आई है तो आइए कनाडा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए कनाडा जो देश है ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री है, और कनाडा पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर रूस है और दूसरे स्थान पर कनाडा है। और कनाडा की राजधानी ये क्या है, ओटावा, करेंसी कैनेडियन डॉलर। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो ने ही क्या किया है, देश में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर प्रमाणीकरण के लिए QR कोड पर आधारित तंत्र को लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो बनाया गया है आपका QR कोड आधारित तंत्र, ये किस लिए बनाया गया है, ये हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणन के लिए शुरू किया गया है।
हस्त निर्मित का मतलब होता है हाथ से बनाए हुए कालीन, ठीक है, हाथ से बनाए हुए कालीनों के प्रमाणन के लिए इसको शुरू किया गया है। और बच्चों यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो जम्मू कश्मीर जो कि अभी क्या है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका यूटी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ के जो वर्तमान उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने अपना जेलवाड़ी FM 18.77 शुरू किया है, ठीक है। हमें बताना है कि किस राज्य की सेंट्रल जेल ने इसको शुरू किया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बच्चों देखिए यहाँ इमेज में लिखा है केंद्रीय जेल इंदौर, ठीक है। तो इंदौर जो कि आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। तो इंदौर सेंट्रल जेल में इस जेलवाड़ी FM 18.77 को शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इसे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है, ठीक है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। यानी कि जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें दुनिया की खबरों से रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए उनको भी क्या हो, दुनिया की जो देश दुनिया में खबरें नई नई आती रहती हैं उनके बारे में जानकारी हो, इसके लिए इस रेडियो चैनल को शुरू किया गया है, जो कि आपका इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में मारू महोत्सव आयोजित किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसे जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ था मारू, ठीक है, मारू यानी कि ये मरु से बना है, और मरु क्या होता है, मरु का मतलब ही होता है रेत, ठीक है। जैसे रेगिस्तान होता है इसको मरुस्थल भी कहते हैं, तो मरु जो टर्म है इसका मतलब ही क्या होता है, रेत यानी कि मिट्टी। और मारू महोत्सव का जो दूसरा नाम क्या है वो है जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव। यह है राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण गांव में, जैसलमेर का एक गांव है पोकरण, जहां पर ये महोत्सव 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मनाया गया था, यानी कि 4 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया था। क्लियर है। और बच्चों यहाँ पे राजस्थान राज्य की बात आई है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो राजस्थान है इसकी राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, जयपुर। और यहाँ के जो CM है वर्तमान में उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम क्या है, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 26 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि हमें बताना है कि जो मेदाराम जतारा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, जहां और इस महोत्सव के लिए भारत सरकार ने 2 करोड़ 26 लाख रुपए आवंटित किए हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह महोत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा, कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये हम सब जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कौन सा है, कुंभ, जो कि
हर 12 साल में एक ही जगह पर लगता है, और भारत में कुल 4 जगहों पर यानी कि कुल 4 शहरों में क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये जो आपका महोत्सव है मेदाराम जतारा महोत्सव, ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है, ठीक है। और ये महोत्सव 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और बच्चों जो यह महोत्सव है ये तेलंगाना राज्य में निवास करने वाली कोया जनजाति द्वारा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मेदाराम जतारा महोत्सव है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोया जनजाति। और आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो कोया जनजाति है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपको क्या आंसर करना है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कौन सी कंपनी बनी है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, डाबर, पतंजलि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इमेज में ये जो सिंबल है, प्रतीक है, ये किस कंपनी का है, डाबर का है, और यहाँ लिखा भी है डाबर, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाबर, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए डाबर जो कंपनी की बात आई है, तो जो डाबर इंडिया की स्थापना है बच्चों, ये कब हुई थी, 1884 में हुई थी। और इसका मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। और इसके जो संस्थापक हैं यानी कि डाबर इंडिया कंपनी को स्थापना यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी, S.K. बर्मन ने। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डाबर इंडिया के संस्थापक कौन थे, S.K. बर्मन। और बच्चों यहाँ पे जो बात आई है भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, इसका मतलब क्या है, इस कंपनी ने क्या किया है, प्लास्टिक कचरे का संग्रह करके पुनर्चक्रण करके इसको यूज किया है, यानी कि रिसाइकल करना है इसका मतलब, ठीक है। क्या करना है, रिसाइकल करना। और डाबर कंपनी, ये आप में से काफी लोग जानते होंगे कि ये जो डाबर कंपनी है ये एक आयुर्वेदिक है, ठीक है, भारतीय कंपनी है। ये इंडियन कंपनी है डाबर, जो कि आपका आयुर्वेदिक दवाएं हैं जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है इनको बनाती है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे ये भी आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राधा मुखर्जी, निहारिका जोशी, गीता मित्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीता मित्तल। ये देखिए इमेज में ये हैं गीता मित्तल, जिन्हें TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पे बच्चों TTFI की बात आई है, तो ये क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में। और TTFI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, दुष्यंत चौटाला। क्लियर है, TTFI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दुष्यंत चौटाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस दिन राज्य में शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, हमें बताना है कि जो बिहार राज्य में शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है वो किस डेट को मनाने की घोषणा की गई है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी या फिर 17 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 फरवरी को। क्लियर है, 15 फरवरी को बिहार राज्य में जो बिहार सरकार है उसने क्या किया है, 15 फरवरी को हर साल शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 15 फरवरी 1932 को पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। यानी कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि मुंगेर, जिसके पास एक शहर स्थित है आपका तारापुर। यहाँ पे क्या हुआ था
ये बात है कब की, 15 फरवरी 1932 की। और बच्चों ये हमें सब पता है कि इस टाइम पे भारत में ब्रिटिश का शासन था, यानी कि ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम पे। तो जो पुलिस थी वो कौन सी थी, भारतीय पुलिस नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन की पुलिस थी। ठीक है, तो इसके पीछे की जो कुछ स्टोरी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो देखिए तारापुर शहीद दिवस, यहाँ पे देखिए लिखा है जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और यहाँ पे देखिए लिखा है, छोटा छोटा ये आप ध्यान से बारीकी से पढ़ना, तिरंगा फहराने के क्रम में अंग्रेजों ने चलाई थी गोलियां। कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ये तारापुर में जो थाना था वहां पे क्या करना चाहते थे, भारतीय झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहते थे। लेकिन इसकी मंजूरी जो थाने की पुलिस थी उसने नहीं दी थी, तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो गई थी, मुठभेड़ हो गई थी। और इसके चलते इन्हें जो जैसे भीड़ काफी ज्यादा थी उस टाइम पे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हजारों की तादाद में थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, यानी कि पत्थरबाजी कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी पुलिस में एक अधिकारी मारा गया था। और इस गुस्से के कारण इन्होंने क्या कर दिया था, फायरिंग कर दी थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर गोलीबारी कर दी थी, जिसकी वजह से लगभग 34 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे उस टाइम पे। तो इसीलिए, और ये डेट, ये जो बात हो रही है कब की हो रही है, 15 फरवरी 1932 की बात हो रही है। तो इसीलिए हर साल अब क्या किया गया है, बिहार राज्य ने ये घोषणा की है कि 15 फरवरी को क्या मनाएंगे, शहीद दिवस मनाएंगे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे बिहार राज्य की बात आई है, तो बिहार राज्य की जो राज्यपाल हैं बच्चों, ये कौन है वर्तमान में, फागू चौहान। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, उनका नाम क्या है, नीतीश कुमार। और बिहार राज्य की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इस नीति की जो अवधि है वो कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी, यानी कि 2022 से शुरू करके 2027 तक इस नीति को लागू किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य क्या है, गुजरात को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव प्रौद्योगिकी हब बनाना, और साथ ही साथ राज्य में 1.20 यानी कि 1,20,000 नए रोजगार अवसर पैदा करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है, भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, और बच्चों गुजरात जो राज्य है इसकी राजधानी ये क्या है, गांधीनगर है। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, गांधीनगर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 19 फरवरी 2022 को भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, देहरादून, इंदौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर। ठीक है, इंदौर में भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, जो कि भारत के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बायो सीएनजी प्लांट को गीले कचरे से संचालित किया जाएगा, यानी कि ये जो प्लांट है इसमें गीला कचरा डाला जाएगा, जिससे क्या होगा, इससे प्रतिदिन लगभग 18,000 किलोग्राम गैस का उत्पादन होने का अनुमान है। और जो गैस है बच्चों ये कौन सी हो रही है, किसकी बात हो रही है, सीएनजी की। ठीक है, सीएनजी जिससे आपकी जो गाड़ियां हैं उनमें ये उपयोग की जाती है उनको चलाने में। और इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या होता है, कंप्रेस्ड, सी से क्या होता है कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस। तो ये आपका सीएनजी का फुल फॉर्म है। और ये जो प्लांट है बच्चों ये इंदौर के देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थित है, यानी कि इंदौर के देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड नामक स्थान पर इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ये बच्चों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टिम कुक, ये टिम कुक है, टीम कुक टाइप हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, क्या नाम है? टिम कुक। दूसरा ऑप्शन दिया है बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनिल अंबानी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिल गेट्स। बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से इनको क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए आप इमेज में, ये देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, जो कि बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान जो आपका वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित कर रहे हैं। देखिए बिल गेट्स को ये जो सम्मान है उन्हें पाकिस्तान में गरीबी उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन का मतलब होता है क्या? हटाना, यानी कि गरीबी हटाना, और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन में, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी करना, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए और पाकिस्तान में सहयोग करने के लिए बिल गेट्स को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बिल गेट्स हैं ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके संस्थापक हैं, ठीक है। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि ये जो कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपके साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंच सके। और नीचे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन जो दिया जाता है उसमें आपको भर भर के कमेंट करना है। यदि आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ भी बोलना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और आपको क्या करना है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को इस तरीके से ऑन जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।